बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू पब्लिक सर्विस कमीशन। दोस्तों, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हमने पहला लेक्चर किया था, जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन हमने की थी। दुनिया की सबसे बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशन है। उसके अलावा बहुत सारी दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बहुत सारी दूसरी बॉडीज हैं, और जो है ना वो कॉन्फ्रेंसेस हैं, रीजनल कॉन्फ्रेंसेस हैं। तो अभी बारी बारी उनको देखेंगे जो इम्पोर्टेंट हैं। तो आज की जो पहली ऑर्गेनाइजेशन है वो है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, जिसको सार्क कहा जाता है। ठीक है, ये साउथ एशिया की एक एसोसिएशन है। इस पाकिस्तान भी इसका मेंबर है, और जो भी साउथ एशिया के मेंबर हैं, आपने साउथ एशियन रीजन पढ़ा है, तो वो सारे इसके मेंबर्स हैं। इसके अलावा हम नेटो पढ़ेंगे, और इसके अलावा हम ओपेक को पढ़ेंगे, एससीओ को पढ़ेंगे, और इसके अलावा अरब लीग वगैरह, और G7 G20 समिट। इनको हम आज इस लेक्चर में करेंगे। इससे पहले के लेक्चर करेंसीज और कैपिटल्स पर, वो भी आज स्टूडेंट के साथ शेयर कर दिया गया है। तो स्टार्ट करते हैं सार्क को। अब सार्क किसका वो एक्रोनाइम है? ये साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। अच्छा, स्टूडेंट कुछ क्वेश्चन कर रहे थे कि भाई एक्रोनाइम कभी आप कहते हैं, कभी आप एब्रीविएशंस कहते हैं। तो ये होती तो एब्रीविएशन ही है। सार्क इसकी एब्रीविएशन है, यानी एब्रीविएशन उसको कहते हैं कि भाई शॉर्ट में किसी भी चीज़ को लिख लेते हैं। जैसे यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन को हम यूएनओ कह देते हैं। तो जब किसी भी एब्रीविएशन के अलग अलग लेटर्स को हम पढ़ें, यानी अगर इसको हम पढ़ेंगे SAARC, अगर इसको ऐसे पढ़ें तो ये एब्रीविएशन कहलाती है। ठीक है, गौर से सुने। SAARC अगर मैं इसको पढ़ूंगा तो ये एब्रीविएशन कहलाएगी। लेकिन अगर इसको मैं सार्क बोलता हूँ तो ये क्या है? ये एक्रोनाइम है। यानी एब्रीविएशन का भी अगर हम एक वर्ड बना लें, उसको प्रोनाउंस इस तरह से करें कि वो लगे कि ये एक वर्ड है, तो उसको एक्रोनाइम कहा जाता है। जैसे यूएनओ है, यूएनओ, यानी उसको हम अलग अलग लेटर्स पढ़ रहे हैं, तो वो एब्रीविएशंस है। ठीक है। आसियान है, जैसे ASEAN, तो वो क्या है? वो एक्रोनाइम है। ठीक है। ECO, यानी हम इको नहीं उसको कह रहे, ECO कह रहे हैं, तो ECO क्या है? एब्रीविएशन है। समझ रहे हैं बात को? जिस तरह से नादरा है, NADRA, नादरा भी क्या है? एक्रोनाइम है। एब्रीविएशन तो है, लेकिन क्या है? एक्रोनाइम है। यानी उसको लेट्स को पढ़ इस तरह से, जिस तरह से ओगरा है, नैब है। ठीक है। लेकिन OGDCL जो है, वो क्या है? वो एब्रीविएशन है, क्योंकि हम उसके अलग अलग लेटर्स को पढ़ रहे हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है। तो विदाउट एनी डिले आज का लेक्चर जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। सार्क कब स्टेब्लिश हुई थी? अच्छा, सार्क है क्या? एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन मैंने बताई थी कि गवर्नमेंट्स के बीच में, यानी ये कुछ ममालिक की ऑर्गेनाइजेशन होती है। ठीक है। फॉर डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड रीजनल इंटीग्रेशन। थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं इस तरह से। किस चीज के लिए? ताकि इकोनॉमिक डायलॉग उसके ऊपर हो सके। ठीक है, या खित्ते की जो इक्तसादी भलाई हो सके। ठीक है। और दूसरे खित्ते के जो भी ममालिक हैं वो आपस में कोऑपरेशन करके रहे, मिल बैठकर रीजनल जो इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व कर सकें। कब स्टैब्लिश हुई थी सार्क? स्टैब्लिश इन 1985, 1985 में 8 दिसंबर को सार्क का जो चार्टर था वो साइन किया गया था, और 8 दिसंबर को सार्क चार्टर डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। कहाँ पर हुई थी? ये ढाका में बनी थी, बांग्लादेश का जो कैपिटल है। अब मेंबर्स कितने हैं इसके? 8 मेंबर्स हैं। ऑर्गेनाइजेशंस में हम यही चीजें देखेंगे। यूनाइटेड नेशन तो बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है इसके, इसलिए उसको डिटेल में हमने पढ़ा था। यहाँ जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको हम ये देखेंगे कब बनी थी। ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, और इसमें मुल्क कितने हैं, और ये काम क्या करती है। बस सिंपल ये चीजें देखनी है। अब सार्क के जो 8 कंट्रीज हैं, परमानेंट मेंबर जो हैं वो 8 हैं। इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका,
मालदीव्स, भूटान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, ये परमानेंट मेंबर हैं, यानी ये इसके मेंबर हैं। फिर कुछ होते हैं ऑब्जर्वर स्टेट्स। ऑब्जर्वर स्टेट का मतलब ये है कि वो परमानेंट मेंबर नहीं है, यानी फुल मेंबर नहीं होते, लेकिन वो उसकी जो टॉक्स हैं उसमें शरीक होते हैं। जैसे यूनाइटेड नेशन के कुछ परमानेंट मेंबर थे 193, और कुछ जो है वेटिकन सिटी, फलस्तीन वगैरह, ये क्या थे, ये ऑब्जर्वर मेंबर्स थे। ठीक है, ऑब्जर्वर यानी वो वोटिंग वगैरह में हिस्सा नहीं ले सकते। जैसे ऑस्ट्रेलिया है, अब ये देखिए इस खित्ते से ताल्लुक नहीं है, साउथ एशिया से जिनका ताल्लुक है वो इसके परमानेंट मेंबर हैं। बाकी जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया, यूरोपीय यूनियन हो गया, ईरान, जापान, मॉरिशस, साउथ कोरिया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, चाइना और म्यांमार, ये क्या है, ये ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं। सार्क हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ये काठमांडू में है। नेपाल का जो दारुल हुकूमत है, नेपाल का कैपिटल है काठमांडू। सार्क ने अपनी एक सैटेलाइट भी जो है वो लॉन्च की थी 2017 में। अब इसकी बॉडीज, ये कुछ इसकी बॉडीज हैं। साउथ एशियन यूनिवर्सिटी, ये इंडिया में है। इसी तरह साउथ एशियन रीजनल स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन, ये ढाका में है, बांग्लादेश में। सार्क डेवलपमेंट फंड कहाँ, भूटान में है। सार्क आर्बिट्रेशन काउंसिल कहाँ है, पाकिस्तान में। सार्क के पहले सेक्रेटरी जनरल कौन थे, अबुल एहसन, ये बांग्लादेश के थे। और करंट सेक्रेटरी जनरल कौन है, इसाला रुवान वीरापोन, ये श्रीलंका के हैं, और इन्होंने 2020 मार्च 1 पे, 1 मार्च पे ओहदा संभाला था। अभी इस मार्च में ये रिटायर हो जाएंगे, 3 साल का टर्म होता है। सार्क मेंबर्स टू ज्वाइन, यानी लास्ट में किस मेंबर ने ज्वाइन किया था, अफगानिस्तान में। पहले जो है ना 7 मेंबर्स थे, अभी 8वां अफगानिस्तान, जिसने अप्रैल 2007 में इसको ज्वाइन किया था एज अ परमानेंट मेंबर। अभी लास्ट जो समिट हुई है वो कब हुई थी, सार्क की, ये 2014 में हुई थी, जो काठमांडू नेपाल का कैपिटल है। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद 19वीं जो कॉन्फ्रेंस थी 2017 में, वो कैंसिल हो गई। जब उरी इंडियन जो कश्मीर है वहां पर एक इलाका है, वहां पर जब अटैक हुआ था, तो इंडिया ने ये कहा था कि ये अटैक के पीछे पाकिस्तान का हाथ है, और वो समिट थी 2017 वाली, वो पाकिस्तान में होनी थी, तो इसलिए इंडिया ने बायकॉट कर लिया, मोदी जी ने इसका बायकॉट कर दिया था। तो उसके बाद से बायकॉट चल रहा है। अभी जो 20वीं का समिट है वो फिर 2023 में है, वो इस्लामाबाद में है। देखते हैं इसका क्या होता है। फर्स्ट सार्क समिट कहाँ पर हुई थी, फर्स्ट सार्क समिट ढाका में मुनक्किद हुई थी 8 दिसंबर 1985 में। सार्क चार्टर डे पहले बात कर ली हमने, 8 दिसंबर को होता है। किस डेट कॉमेमोरेट अडॉप्शन ऑफ सार्क चार्टर, ठीक है, सार्क का जो कानून है, सार्क का जो चार्टर है, उसको अडॉप्ट किया गया था 8 दिसंबर पे, तो इसलिए सार्क डे भी कह सकते हैं और चार्टर डे भी इसको कह सकते हैं 8 दिसंबर को। यह आपने डेट इसकी लाजमी याद रखनी है। अब ये एक मैप है सार्क के जो मेंबर्स हैं उनका। अब ये जो ब्लू है, डार्क डार्क ब्लू, ये परमानेंट मेंबर हैं, ठीक है, 8। और बाकी जो ये देखिए लाइट ब्लू हैं, ये क्या है, ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं। ये अमेरिका है, ये यूरोप के कुछ ममालिक हैं, और इसी तरह ये यूरोपीय यूनियन पूरा, इस तरह चाइना, ईरान, और ये ऑस्ट्रेलिया। दूसरी जो हमारी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो है नेटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये देखें नेटो, इसको मैंने पढ़ा, इसको मैंने NATO नहीं पढ़ा, ये भी एक्रोनाइम है। नॉ नेटो स्टैंड्स फॉर नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसको नॉर्थ अटलांटिक अलायंस भी कहा जाता है। ये क्या चीज़ है, ये सिंपली क्या है, इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस है। ठीक है, ऊपर वाली जो थी वो इकोनॉमिक थी, इकोनॉमिक पर्पस के लिए थी, और रीजनल इंटीग्रेशन के लिए थी, यानी खत्ते के जो ममालिक हैं वो आपस में मिलकर काम करें, और इक्तसादी यानी मुआशी या इक्तसादी यानी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हो। ठीक है, मुल्क खुशहाल हो, मुल्कों का कारोबार अच्छा हो, तो उनके पास पैसा आए, ये मकसद था। ये क्या थी, मिलिट्री अलायंस थी। मिलिट्री अलायंस क्या है, यानी जो भी ममालिक इसका हिस्सा बनेंगे वो आपस में कोऑपरेट करेंगे, ताकि एक दूसरे को की मदद कर सकें। किस लिए, जब एक के ऊपर कोई दूसरा मुल्क अटैक करे। ठीक है, बेसिकली ये यूरोप के ममालिक की एक
अलायंस है। अमेरिका ने ये बनाई थी कब? 4 अप्रैल 1949 को। क्यों? दूसरी जंग अजीम के बाद कम्युनिस्ट रशिया जो है उसका बहुत ज्यादा इनको खतरा था कि वो एक्सपेंड करेगा, यानी वो रशिया यूरोप के जो ममालिक हैं उनको उनके ऊपर हमला करके उनको अपने अंदर ले लेगा। जैसे अभी यूक्रेन के साथ रशिया का मसला चल रहा है, और यही नेटो हेल्प कर रही है यूक्रेन की कि कहीं रशिया इसके ऊपर हमला करके, हमला तो वो कर रहा है, इसके ऊपर कब्जा ना कर ले। ठीक है, सिंपल ये इसका मकसद है। ये मिलिट्री अलायंस है। अभी पूरा जो यूरोप है, जो भी इसके मेंबर हैं, वो सारे मिल के रशिया के खिलाफ खड़े हैं। ये एक फौज है इनकी। अफगानिस्तान में भी ये नेटो की फोर्सेस लड़ी थी। तो ये इसका मकसद था। अभी इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ये बुलेवर्ड लेओपार्ड 3। कहाँ पर? ब्रसल्स, जो बेल्जियम का दारुल है, यहाँ पर। यहीं पर इसका सुप्रीम फ्लाइट कमांडर भी बैठता है। कौन है इसका सुप्रीम कमांडर? जेंस स्टोल्टनबर्ग। वाई वाज नेटो फॉर्म? ये ऊपर हमने इसका जवाब दे दिया, फिर भी देख लेते हैं। अब देखते हैं कि नेटो के जो मेंबर्स हैं वो कितने हैं। करंटली नेटो में 30 मेंबर्स हैं, और जो न्यूएस्ट मेंबर है वो है मॉन्टीनीग्रो, जो 2017 में इसका पार्ट बना था। अभी नेटो के ये मेंबर्स हैं, अल्बानिया से लेकर यूनाइटेड स्टेट्स तक। तुर्की भी इसका मेंबर है, और भी यूरोप की जो बड़ी स्टेट्स हैं वो इसकी मेंबर्स हैं। वन बाय वन पढ़ना, थोड़ा इसको वीडियो की लेंथ पहले ही लंबी है। यहाँ पर देख लेते हैं कि ये क्या कह रहे हैं। करंट मेंबर्स कौन से हैं, ये देखिए, ये ब्लू कलर में शो करा रहा है कि जो करंट मेंबर्स हैं, ये नॉर्वे है, ये आइसलैंड है, और अब यहाँ से तुर्की से लेकर देखिए यूनाइटेड किंगडम तक, और स्पेन और पुर्तगाल से लेके एस्टोनिया, लटविया तक, ये सारे ही तकरीबन और नेटो के मेंबर्स हैं। एक और सवाल होता है इंटरेस्टिंग जो नेटो के बारे में, वो ये है कि स्विट्जरलैंड जो है वो नेटो का मेंबर है या नहीं है। तो वो भी एक पूछा जाता है बार बार। और इसके अलावा ये यूक्रेन जो है वो फिलहाल नेटो का मेंबर नहीं है। अब ये दो करंटली हैं जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है नेटो की मेंबरशिप के लिए, स्वीडन और फिनलैंड। तो ये एक खबर है अल जजीरा की कि जो स्वीडन और फिनलैंड इसके लिए अप्लाई किया है इन्होंने नेटो में, शमूलियत इख्तियार की है। तो रशिया के उसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिजर्वेशंस हैं, क्योंकि रशिया का बॉर्डर इनके साथ लगता है। अगर ये भी नेटो में शामिल हो जाएंगे तो नेटो क्या करता है, नेटो अभी ये जो बॉर्डर है, ईस्टर्न यूरोप इसको कहते हैं, ये बॉर्डर जो है, यहाँ पर नेटो ने अपनी जो है मिसाइल शील्ड्स लगाई हुई हैं, इवन यूक्रेन में भी इंस्टॉल्ड हैं, ताकि रशिया इनके ऊपर हमला ना कर सके। ठीक है, तो इसलिए ये देखें कितने छोटे छोटे ममालिक हैं, रशिया बहुत बड़ा है, ये तो रशिया का थोड़ा सा पार्ट नजर आ रहा है। तो रशिया, इनको ये डर था वर्ल्ड वॉर 2 के बाद कि रशिया जो है वो इनके ऊपर हमला ना कर दे इस तरफ से। ये रशिया बैठा है, ये इनके ऊपर हमला करेगा, क्योंकि ये सारा ये पोर्शन सारा पहले यूएसएसआर का पार्ट होता था, यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, कम्युनिस्ट जिसको कहते थे। तो इसलिए फिर ये यहाँ जर्मनी तक, तो इसलिए इन्होंने ये नेटो बनाई, और मार्शल प्लान अपना दिया था अमेरिका ने, ताकि ये जो छोटे छोटे ममालिक हैं इनको बचाया जा सके रशिया के इन्फ्लुएंस से। ठीक है, अभी यानी ये रशिया बहुत ज्यादा, सॉरी, अमेरिका नेटो का जो इनका एक प्रोग्राम था वो उसको फुलफिल करने में कामयाब रहा है, और इन्होंने यहाँ रोक के रखा है, देखें, रशिया के इन्फ्लुएंस को। अब ये जो यूक्रेन है ये भी अमेरिका की साइड मारता है, तो इसलिए यहाँ पर अभी जंग जारी है। रशिया इसको अपना पार्ट बनाना चाहता है। फिर एक और बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है एससीओ, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। अब शंघाई ऑर्गेनाइजेशन जो है ना, ये क्या है? ये एक 8 करंटली इसके मेंबर्स हैं, और नवा अभी इसमें शामिल हुआ है ईरान, जिसको फुल मेंबरशिप मिली है। तो इसकी फुल फॉर्म है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? एससीओ हेडक्वार्टर है बीजिंग, चाइना में। ठीक है, चाइना का शहर जो बीजिंग है उसमें है इसका हेडक्वार्टर। बनी कब थी ये 2001 15 जून को बनाई गई थी। और जो यानी फॉर्मली जो है इसका जब चार्टर वगैरह पास हो गया, तो ये 2003
19 सितंबर को ये वजूद में आई। ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? चाइनीज और रशियन, यानी ये चाइना और रशिया दोनों का एक जॉइंट प्लान था कि हम अपने खित्ते में एक ऑर्गेनाइजेशन बनाएं। अभी इंडिया और पाकिस्तान ने 8 और 9 जून 2017 को ज्वाइन किया था एससीओ आस्ताना समिट, ठीक है। काजाख्स्तान का ये कैपिटल है आस्ताना। तो यहाँ पर इंडिया और पाकिस्तान ने दोनों एक साथ इसको ज्वाइन किया था 2017 में। बाकी इसका जो एससीओ परमानेंट बॉडी है, एससीओ सेक्रेटेरिएट, वो बीजिंग में है, और इसी तरह ताशकंद में इनका एक ऑफिस है। करंटली 9 मेंबर्स हैं। ये आखिरी जो है, ये देखें, ईरान ने इसको ज्वाइन किया है। चाइना, इंडिया, काजाख्स्तान, किर्गिस्तान, रशिया, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ठीक है। यानी 6 मेंबर इसके पहले थे, और फिर पाकिस्तान और इंडिया ने ज्वाइन किया, 8 हो गए, और अभी ईरान ने ज्वाइन किया है, तो ये 9 मेंबर हो गए। ईरान ने, देखें, ये न्यूली ज्वाइंट मेंबर है ईरान, जिसने 2022 में जो समिट हुई है उसमें ज्वाइन किया था, समरकंद समिट जिसको कहते हैं, उसमें। और 3 ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं। अभी ऑब्जर्वर का मतलब मैंने ऊपर ही समझाया था कि वो यहाँ पर आके बैठते हैं, और इनका वोटिंग वगैरह नहीं होती, ठीक है, लेकिन ये ऑब्जर्वर मेंबर्स होते हैं, अफगानिस्तान, बेलारूस और मंगोलिया। और इस तरह से जो है ना, वो डायलॉग पार्टनर्स भी होते हैं इसमें। वो यूजुअली बड़े बड़े ममालिक डायलॉग पार्टनर उसको ये लोग कर लेते हैं, जिस तरह से यूरोपीय यूनियन वगैरह हो गए ये। अब ये एक मैप है एस सी ओ, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये देखिए रशिया, ये चाइना, और इसी तरह ये काजाख्स्तान, और ये बाकी जो है ना कार्स ममालिक हैं, ये इंडिया, ये पाकिस्तान। बाकी इसके ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं, ये देखें, ये जो है ना, यहाँ ईरान को भी और अफगानिस्तान को भी इन्होंने ऑब्जर्वर स्टेट दिखाया हुआ है। ये थोड़ा मैप पुराना है, लेकिन इंटरेस्टिंग थोड़ा सा लगा, अच्छा लगा, इसलिए मैंने यहाँ पर ये ऐड कर दिया। इसमें एक और भी जो है ना वो मसला है, ये देखें, इसमें जो है ना वो कश्मीर और आज़ाद कश्मीर दोनों को इंडिया का पार्ट दिखाया हुआ है, ठीक है। तो ये मैं आपको जो है ना जो चीज़ें हैं इसमें, वो इसमें कंफर्म कर रहा हूँ, ताकि आप इसमें से मिसगाइडेड ना हो। अच्छा, एक्सपांशन हिस्ट्री बता रहे हैं कि ये फाउंडर्स हैं कौन कौन से। 2001 में फाउंड हुई थी। कौन कौन मेंबर था तब इसके? चाइना, रशिया, काजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान। 6 मेंबर थे 2001 में, ठीक है। उसके बाद 2015 में इन्होंने अप्लाई किया था, पाकिस्तान और इंडिया ने, तो 17 में इनकी अपॉइंटमेंट जो है वो कंफर्म की गई। इसी तरह से 2021 से लेकर 23 में जाके ईरान को परमानेंट मेंबर बनाया गया, इसलिए 9 मेंबर्स हो गए हैं, ठीक है। बेलारूस जो है अब अभी तक परमानेंट नहीं हुआ मेंबर इसका। फिर एक और है G20, ठीक है, ग्रुप ऑफ 20 इसको कहते हैं। ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें कौन कौन से मेंबर्स हैं? इसमें देखें, ये 20 इसको जाहिर कर रहा है कि ये 20 इसमें मेंबर्स हैं। 20 मेंबर कौन कौन से हैं? 19 दूसरी कंट्रीज हैं, और एक यूरोपीय यूनियन है। यूरोपीय यूनियन, ये देखें, पूरी जो यूरोप की कंट्रीज हैं, मैंने आपको बताए थे, हमने यूरोपीय यूनियन की भी ऑर्गेनाइजेशन इससे पहले पढ़ी थी, कि वो इसमें एक ही कंसिडर होते हैं, वो जो उनका एग्रीमेंट साइन हुआ हुआ है, शेंजन एग्रीमेंट। और बाकी 19 कंट्रीज और हैं, वो भी इसमें देखते हैं कौन कौन से हैं। खैर, हेडक्वार्टर इनका है कैंकुन में, मेक्सिको का शहर है ये। अच्छा जनाब, फिर G20 हम यहाँ पर क्यों पढ़ रहे हैं? ये बड़े 20 ममालिक हैं, ठीक है, ऐसे ही नहीं है ये बड़े 20 ममालिक हैं। वैसे तो मुल्क इसमें बहुत हैं, आपको पता होगा यूरोपीय यूनियन में कितने ज्यादा ममालिक हैं। 27 ममालिक हैं। 28वां जो यूके था उसने लीव कर दिया। 27 ममालिक हैं इसमें, लेकिन ये कम्प्लीटली एक ही कंसिडर होता है, यूरोपीय यूनियन, और बाकी 19 ममालिक। अब ये सारे मिलकर ये ऑर्गेनाइजेशन 85% ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी, दुनिया की 85% इकोनॉमी जो है वो इस ऑर्गेनाइजेशन में, ये कितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। बाकी सिर्फ 15% इकोनॉमीज दुनिया की बचती हैं, ठीक है। तो ये 85% वर्ल्ड इकोनॉमी है। 75% दुनिया की जो ट्रेड होती है, यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट होती है, लेन देन होता है, वो ये 20 ममालिक बड़े करते हैं, ठीक है, 75%। 66% वर्ल्ड पॉपुलेशन, दुनिया की 66% पॉपुलेशन जो है वो भी इसी ऑर्गेनाइजेशन की कंट्रीज की है। और 60% प्लेनेट सरफेस एरिया,
ठीक है। 60% दुनिया का सरफेस एरिया इन 20 ममालिक का है। ठीक है। अब कौन कौन से ममालिक हैं? अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मेक्सिको, रिपब्लिक ऑफ कोरिया जिसको जो है ना नॉर्थ कोरिया कहते हैं, और इसी तरह साउथ कोरिया, रशिया, सऊदी अरेबिया, टर्की, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और यूरोपीय यूनियन। ठीक है। अब देखें, ये एक और मैप है, ये भी इसी को शो करा रहा है, G20 को। इस तरह से ये G20 है, ये जो लाइट ग्रीन कलर में है, लाइट ग्रीन कलर में पूरी तस्वीर है। ठीक है, इसमें ये सारे मेंबर्स आ जाते हैं यहाँ से लेके तुर्की, साउथ कोरिया, साउथ अफ्रीका और ये सारे, और रशिया भी, और ये जो बड़े सात हैं ये भी, कनाडा, इटली, जर्मनी, फ्रांस, जापान, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये सारे इसमें आ जाते हैं। और दूसरा एक मेंबर है, एक ऑर्गेनाइजेशन G8। ठीक है, पहले होती थी जिसमें रशिया और ये सात ममालिक होते थे। अब रशिया ने जब से यूक्रेन के ऊपर वार करना शुरू की है, तब से इसको G8 का मेंबर निकाल के ये ऑर्गेनाइजेशन का नाम दे दिया G7। ठीक है, G7 में यानी G20 में दुनिया की बड़ी 20 इकोनॉमीज, और G8 में दुनिया की 8 बड़ी इकोनॉमीज। अब G8 में से रशिया को निकाल के G7 बना दिया इन्होंने। G7 में सात बड़ी कंपनीज, सॉरी, सात बड़े ममालिक हैं दुनिया के। G20 में दुनिया की 20 बड़ी इकोनॉमीज, ठीक है। G8 में 8 बड़ी इकोनॉमीज। रशिया अगर निकल जाता है तो फिर G7 ऑर्गेनाइजेशन बनती है, इसमें दुनिया की 8 बड़ी इकोनॉमीज या 8 बड़े ममालिक, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, जापान, इटली, जर्मनी, फ्रांस और कनाडा। ठीक है। अब वो अलग बात है कि चाइना दूसरे नंबर की बड़ी इकोनॉमी है, लेकिन इसमें इन्होंने शामिल नहीं किया हुआ। ये इनकी थोड़ी सी अपनी एक मोनोपोली कह सकते हैं कि ये वेस्टर्न एक जो है ना ब्लॉक है, अमेरिका का ब्लॉक है। तो वो उस हिसाब से ये इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन को अपना नाम दिया हुआ है G7। ठीक है। अब चलते हैं, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है ओपेक। अब जनाब, ओपेक क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज है। ये एक इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये सारी भाई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सारी जितनी भी हम पढ़ रहे हैं, ये सारी इंटर गवर्नमेंटल इनको ऑर्गेनाइजेशंस कहते हैं। ठीक है। क्रिएटेड एट बगदाद कॉन्फ्रेंस। ठीक है। पूछा जा सकता है कि भाई ओपेक कब बनी थी, ठीक है, या यूरोपीय यूनियन कब बनी थी, या फिर G7 कब बनी थी, या सार्क कब बनी थी। तो ये कुछ कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, वहां पर ये बनती है। बगदाद कॉन्फ्रेंस हुई थी 1960 में। ठीक है। और वो कौन कौन कंट्रीज है जिन्होंने ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी? ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया एंड वेनेजुएला। पांच बड़े ममालिक थे जिन्होंने, जिनको फाउंडिंग मेंबर्स कहते हैं। ठीक है, ये पांच बड़े ममालिक हैं, फाउंडिंग मेंबर्स भी यही हैं। अच्छा जी, अब ये बगदाद में मिले थे ये सारे बड़े ममालिक पांच। और फिर इन्होंने क्या मसला क्या था ओपेक बनाने का असल में, कि ये ऑयल प्रोड्यूसिंग है, यानी जो पेट्रोल है या ऑयल यहाँ इन कंट्री से ज्यादा निकलता है। अब इन्होंने मिलके कहा कि भाई हम इकट्ठे होके फिर ऑयल बेचते हैं, फिर हमारा जो तेल है वो महंगा बिकेगा, इसकी प्राइस हम जो है वो ज्यादा रखते हैं। तो वो इसलिए ये लोग यहाँ पर मिले थे और फिर इन्होंने ओपेक बनाई। अब पहले इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर होता था? जिनीवा, स्विट्जरलैंड में। ठीक है। फिर वहाँ इनके कुछ जो है ना इश्यूज हो गए थे, स्विट्जरलैंड ने डिप्लोमेटिक इनको जो गारंटीज हैं वो देने से इनकार कर दिया, तो इसलिए यहाँ पर इन्होंने अपना जो कैपिटल किया है कह लें या हेडक्वार्टर कह लें, वो वीना, ऑस्ट्रिया का जो शहर है वहां पर मूव कर लिया 1 सितंबर 1965 में। ठीक है। तो यानी पुराना इसका कैपिटल या हेडक्वार्टर जिनीवा था, और अभी हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वीना में। ठीक है। ये लोग तो चाह रहे थे, बाकी अरब कंट्रीज तो चाह रहे थे कि भाई हम इराक वगैरह में या किसी और मुल्क में ऐसे बना लें, लेकिन वेनेजुएला जो साउथ अमेरिका का कंट्री है, इसने इनकार कर दिया। वो कह रहा था कि हम कोई न्यूट्रल जगह सिलेक्ट करके वहां पर ये बनाते हैं। तो ये यूरोप में है। ठीक है। अच्छा, पांच फाउंडिंग मेंबर्स हैं, ये तो पता ही है, इराक, ईरान, कुवैत, सऊदी अरेबिया और वेनेजुएला। फिर इनकी मंजूरी से दूसरे 8 ममालिक और इसमें शामिल हो गए, कतर, इंडोनेशिया। अब इनके आगे सामने इनके ईयर्स लिखे हुए हैं, कौन कौन से ईयर में इन्होंने ज्वाइन किया। कतर ने 1961 में ज्वाइन किया,
1962 में इंडोनेशिया ने, और इसी तरह लीबिया, इसकी पूरा नाम लीबिया का है, 1962 में। यूएई 1967, फिर 1969 अल्जीरिया, नाइजीरिया, इक्वाडोर और गबन। अभी जो करंट मेंबर्स हैं फिर ये सारे हो गए इसमें: अल्जीरिया, अंगोला, यूएई, वेनेजुएला, सऊदी अरेबिया, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, लीबिया, नाइजीरिया, कुवैत, ईरान, इराक, गबन और इक्वेटोरियल गिनी। तो ये थी हमारी कुछ ऑर्गेनाइजेशन। अब ओवरऑल देख लेते हैं, ये एक टेबल वाइज आपको समझा देता हूँ कि दुनिया की जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो कब बनी, उनका हेडक्वार्टर कहाँ पर है या सेक्रेटेरिएट कहाँ पर है, उसमें कितने मेंबर्स हैं और उनका जो हेड है उसका नाम क्या है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं द मोस्ट फेमस और सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, यूएनओ जिसको कहते हैं। 24 अक्टूबर 1945 में बनी थी ये। न्यूयॉर्क इसका जो हेडक्वार्टर है वहां पर है ये। उन 193 परमानेंट मेंबर है, ये सिर्फ परमानेंट मेंबर्स लिखे हुए हैं। और एंटोनियो गुटेरेस इसके हेड हैं, जिसको सेक्रेटरी जनरल कहा जाता है। फिर है यूरोपीय यूनियन, 1992 में ब्रसल्स में, जो कि बेल्जियम का कैपिटल है, वहां इनका हेडक्वार्टर्स है। 27 मेंबर हैं। ठीक है, उर्सुला वॉन्डर इनकी हेड हैं। अब यूरोपीय यूनियन में भी अलग अलग हैं, यूरोपीय पार्लियामेंट की अलग हेड होती हैं। ठीक है, और बाकी इनके फिर अलग अलग होते हैं, लेकिन उर्सुला वॉन्डर अगर कहीं पर आ जाए कि यूरोपीय यूनियन की हेड कौन सी हैं तो ये आपने लिख लेना है। नॉन अलाइन मूवमेंट नेम जिसको कहते हैं, 1961 में ये ऑर्गेनाइजेशन बनी थी। जकार्ता इंडोनेशिया में ये इसका हेडक्वार्टर है। 120 मेंबर हैं। इल्हाम अलीयव इसका हेड है करंट। फिर सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉन्फ्रेंस। तो ये क्या है, 8 दिसंबर 1985 में कहाँ बनी थी ये बांग्लादेश की कैपिटल ढाका में बनी थी, सही है। और अभी इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, काठमांडू, नेपाल का जो कैपिटल है। और 8 मेंबर्स हैं इसमें। ठीक है। इसाला रुआन वीरकॉन श्रीलंका के हैं, जो इसके करंट हेड है। अब ये रिटायर भी होने वाले हैं, मार्च से दूसरे नए इसके हेड आ जाएंगे। ओपेक अभी अभी जो पड़ी है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, 14 नवंबर 1960 में ये बनी थी। ऑस्ट्रिया वीना में इसका हेडक्वार्टर है। 14 मेंबर हैं और हैसम अल गैस इसके हेड हैं। फिर सेंटो और सीटो, ये दो ऑर्गेनाइजेशंस थी जिनके जो कि वर्ल्ड वार 2 के बाद बनी, यानी कोल्ड वार के दौरान बनी। अब ये डिसॉल्व हो चुकी हैं। ठीक है। फिर है नेटो, 4 अप्रैल 1949 में ब्रसल्स में इसका हेडक्वार्टर है, जो कि बेल्जियम का कैपिटल है। 29 इसके मेंबर्स हैं। जेंस स्टोल्टनबर्ग इसके हेड हैं। कॉमनवेल्थ, कॉमनवेल्थ किसको कहते हैं, कॉमनवेल्थ जो ब्रिटिश की कॉलोनीज थी पहले, ठीक है, वो कंट्रीज इसमें शामिल है। पाकिस्तान भी इसका मेंबर है और इंडिया भी इसका मेंबर है। जो भी ब्रिटिश की कॉलोनीज थी वो 1931 में ये बनी थी। लंदन यूके में इसका हेडक्वार्टर है। फिफ्थ, ठीक है। और 53 इसके करंट मेंबर्स हैं। किंग चार्ल्स 3 अभी जो किंग बने हैं वो इसके हेड होते हैं, पहले क्वीन एलिजाबेथ 2 थी। फिर है आसियान। आसियान का कैपिटल जकार्ता, यानी हेडक्वार्टर जकार्ता में है, जो कि इंडोनेशिया का कैपिटल है। 8 अगस्त 1967 में ये बनी थी। 10 मेंबर्स हैं। काओ किम होन इसके जो है वो हेड हैं। एससीओ 15 जून 2001 में बनी थी ये, बीजिंग, चाइना। 8 मेंबर्स हैं। अब ये जो एस वाले हैं, ये इनको मैं याद करने का, मेंबर याद करने का तरीका बता दूं। इसमें 8 मेंबर्स हैं। एससीओ में भी 8 हैं, सीटो में भी 8 थे, और सार्क में भी 8 थे, अभी 9 हो गए हैं। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, 164 मेंबर, जिनीवा में इसका कैपिटल है, हेडक्वार्टर है। 1 जून 2001 में ये बनी थी, 1 जनवरी 2001 में। और ईसीओ 1985 में बनी थी, तेहरान ईरान में इसका हेडक्वार्टर है, और 10 मेंबर हैं इसके। अरब लीग, अरब लीग को आप ओपेक से कंफ्यूज मत कीजिएगा, ये अलग ऑर्गेनाइजेशन है। इसका हेडक्वार्टर कायरो में है। 22 मार्च 1945 में ये ऑर्गेनाइजेशन बनी थी। अब इसके 22 मेंबर हैं करंटली, और 23 थे पहले। एक सीरिया जो है वो सस्पेंडेड है, जैसे G8 में से निकाल दिया हमने रशिया को, तो इसमें से भी
जो है वो सीरिया निकला हुआ है, तो अभी 22 मेंबर्स हैं अरब लीग के। एमनेस्टी इंटरनेशनल, एमनेस्टी एमनेस्टी इंटरनेशनल 1961 में बनी थी। एमनेस्टी इंटरनेशनल भाई, जिस तरह से कोई एनजीओज होती है ना, उस तरह की ये ऑर्गेनाइजेशन है, लोगों की भलाई के लिए ये लोग काम करते हैं। तो इसमें कंट्रीज मेंबर नहीं है, इसमें वैसे ही इनका जो स्टाफ होता है, 7 मिलियन मेंबर्स हैं, लोग हैं जो काम करते हैं इनके साथ। ठीक है। डॉक्टर एग्नेस कैलमार्ड इसके हेड हैं। ओआईसी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस। ठीक है, ओआईसी 25 सितंबर 1969। अच्छा, और ओआईसी को ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज नहीं कहना। ठीक है, कंट्रीज इसकी पहले होती थी शॉर्ट फॉर्म, फुल फॉर्म कह लें। लेकिन अभी क्या है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस है, सी से कॉन्फ्रेंस बनता है, ये सवाल में कंफ्यूज करेंगे आपको। 25 सितंबर 1969, जद्दा, सऊदी अरेबिया में इसका हेडक्वार्टर है। जद्दा में है, ठीक है, रियाद नहीं करना इसको आप। 57 मेंबर्स हैं, हुसैन इब्राहिम ताहा इसके हेड हैं। आई कैन जो है 2007 23 अप्रैल में बनी थी, जिनीवा स्विट्जरलैंड में। 101 मेंबर्स हैं इसके। ब्रिक्स, ब्रिक्स का तो नाम ही इसके मेंबर्स के उससे बना हुआ है, एक्रोनाइम से। कैसे? बी से 5 मेंबर्स हैं इसमें। बी से ब्राजील, आर से रशिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। ये इसके मेंबर्स हैं, और ये शंघाई में इसका हेडक्वार्टर्स है। 5 मेंबर्स हैं। ब्राजील के जो प्रेसिडेंट हैं, लुला डी सिल्वा, 2023 में इसके हेड बने हैं। 1 साल के लिए ये इसका हेड बनता है, हर कंट्री का प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर, जो भी उसका हेड होता है। फिर G7 देखें, ये G7 आगे 1975 में बनी थी, और इसमें 7 और 1 8 मेंबर्स हैं, यानी रशिया को समेत 8 मेंबर्स हैं, वैसे 7 मेंबर्स हैं। फिर है आईएमएफ, है वॉशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर्स है। 27 दिसंबर 1945 में ये बनी थी। 189 मेंबर्स हैं। और क्रिस्टलिना जॉर्जीविया, ठीक है, ये इसकी हेड हैं करंट। ये पूछा जाता है, ये इसका लाजमी सवाल आता है, और वर्ल्ड बैंक का भी सवाल आता है। डेविड मेलपास इसका हेड है। इनका भी कैपिटल वॉशिंगटन डीसी में है। ये हमने पढ़ा भी था, यूएनओ का जो टॉपिक था उसमें हमने ये पढ़ा था कि जो बैंक्स वगैरह हैं वो सारे वॉशिंगटन डीसी में हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, इसका हेडक्वार्टर बर्लिन में है। और आईएईए, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इसका वीना में है। ये भी हमने यूएनओ वाले टॉपिक में पढ़ा था, इसका हेडक्वार्टर वीना में है। और राफेल मैरियानो ग्रोसी इसके करंट हेड हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक का फिलीपाइंस में हेडक्वार्टर है। इसके 68 मेंबर्स हैं। मसासुगु असुकावा इसके हेड हैं। और इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक, ठीक है, इसका जद्दा में है कैपिटल, सॉरी, हेडक्वार्टर सऊदी अरेबिया। और 57 मेंबर्स हैं, जो भी इस्लामिक ओआईसी वाले मेंबर्स हैं वो इसके मेंबर्स हैं। इसके अलावा ये हमारी पब्लिकेशंस हैं, ये भी आप हासिल कर सकते हैं। हमारी लाइव क्लासेस भी कंटिन्यू हैं, टाउन ऑफिसर, म्यूनसिपल ऑफिसर और सेकेंडरी स्कूल टीचर। और जो भी वन पेपर एमसीक्यूज की वर्ल्ड मैप वगैरह अगर आप पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, ये हेल्प करता है आपको जीके समझने में, तो अभी आप हमारी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। तो फिलहाल इतना ही। आज की क्लास में लेते हैं इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।